हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने आपको चालकता के बारे में पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों के नियम के बारे में। प्रतिरोधों के नियम, प्रतिरोधों के नियम। प्रतिरोधों के नियम के बारे में बात करेंगे। देखिए, प्रतिरोध जो होता है कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है, किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, चालक की प्रकृति पे डिपेंड करता है। चालक की प्रकृति, चालक की प्रकृति, इसको हम लोग रो बोलते हैं, पर प्रतिरोध निर्भर करता है। नंबर 2, चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर पे भी निर्भर करता है। क्या लिखेंगे, प्रतिरोध तापमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई आपका कंडक्टर है, कोई आपका कंडक्टर है, तो उसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज़ होगा। रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मतलब कंडक्टर जो है कुचालक बनने की ओर अग्रसर होगा। अगर हम इंसुलेटर का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, घट जाएगा। ठीक। नंबर 3 पॉइंट है आपका, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 1। चौथा पॉइंट होगा बच्चों, चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो क्या कह सकते हैं, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A।
अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे बच्चों, मर्ज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट रख देते हैं। तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रो। R इज इक्वल टू रो L/A। रो को बोलते हैं हम लोग बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या और इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहाँ से रो की वैल्यू निकालेंगे तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका RA/L। और अगर हम यहाँ से यूनिट निकालेंगे तो R की आपकी यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई, और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका मीटर। तो इसको सॉल्व करने पे ये आ गया आपका ओम मीटर। तो इसकी रेजिस्टिव की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, ओम मीटर। रेजिस्टिव मतलब रो की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, ओम मीटर। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है। तो आज हमने ओम के प्रतिरोधों के नियम के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होती है, विशिष्ट चालकता जो होती है ये आपकी विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम होती है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/रो, और रो की यूनिट हो रो, तो ये हो जाएगा 1/R/L/A। तो 1/R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं। तो G इज इक्वल G इंटू L/A। ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो यहाँ से देखिए, इसकी यूनिट हो गई महो, G की यूनिट हो गई महो, और यहाँ पे क्या होगा, L की हो गई मीटर, और A की हो गई मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी यूनिट क्या आ गई, महो पर मीटर। महो पर मीटर मतलब आपकी विशिष्ट चालकता की यूनिट क्या आ गई, महो पर मीटर, या कह सकते हैं साइमन पर मीटर। ये दोनों यूनिट इसकी होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे ओम का नियम। ओम लॉ, ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम बताता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं मतलब दाब और ताप, ठीक है, ना बदली जाए, ना बदली जाए। तो क्या होगा बच्चों, तो चालक के सिरों पर
लगने वाला विभवांतर तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि V/I इज इन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही ओम्स का नियम है। अब जो ओम का नियम है बच्चों, ओम का नियम का जो ग्राफ होता है रेखीय होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इट मीन्स ये आपका वोल्टेज हो गया और ये आपकी करंट होगी, तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, इस तरह होगा। ओम का नियम जो बच्चों होता है, ओम का नियम प्रतिरोध, इंडक्टर, कैपेसिटर पर लागू होता है। ठीक बच्चों, ओम का नियम डायोड, ट्रायक, डायक, थारिस्टर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, इन पर लागू नहीं होता है, पर लागू नहीं होता। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। बच्चों, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिरोधों का संयोजन, एक होता है सीरीज कनेक्शन, और एक होता है आपका पैरेलल कनेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे सीरीज कनेक्शन की। ये आपके 3 रेजिस्टेंस हो गए, पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, और इनको हमने सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये आपका वोल्टेज हो गया। ये आपका R1 रेजिस्टेंस, ये आपका R2 रेजिस्टेंस, ये आपका R3 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम जो सप्लाई देंगे ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव, तो करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो होगा इसका विरोध करेगा, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ पे V3 वोल्टेज ड्रॉप होगा।
तो ये आपका जो टोटल वोल्टेज है ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे ओम्स लॉ के अनुसार जो V की वैल्यू होगी वो क्या होगी, IR होगी। V1 की वैल्यू होगी IR1 होगी। V2 की वैल्यू होगी IR2 होगी। और V3 की वैल्यू होगी IR3 होगी। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो आ जाएगा IR इज इक्वल टू IR1 IR2 IR3। तो यहाँ से बच्चों देख सकते हैं I कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर आपके 3 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, R1 इज प्लस R2 प्लस R3। बच्चों हमेशा याद रखिएगा सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। और धारा का मान समान होता है। वोल्टेज का मान भिन्न होता है। नंबर 3 पॉइंट रखिएगा, अमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। क्योंकि अमीटर क्या होता है, आपकी धारा को वो मापता है। चलिए अब देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। अब हम देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। मान लेते हैं 3 प्रतिरोध आपके पैरेलल में कनेक्टेड है। ये आपका पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। और इनको हमने सप्लाई से जोड़ दिया है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, V हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। इसमें करंट फ्लो होगी तो यहाँ पे करंट आएगी, यहाँ किरचॉफ का नियम लग जाएगा। तो ये आपकी I1 करंट हो गई, ये आपकी I2 करंट हो गई, ये आपकी I3 करंट हो गई। तो ये करंट आपकी 3 भागों में डिवाइड हो जा रही। तो हम क्या ले सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बाय द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई R हो जाएगा, I1 की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई R1 होगा, I2 की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई R2 होगा, और I3 की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई R3 होगा। तो ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे। तो रखते हैं बच्चों, तो रखेंगे तो V अपॉन R, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। V कैंसिल हो जाएगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बच्चों कुछ बात याद रखिएगा, समांतर कनेक्शन में वोल्टेज का मान समान रहता है। वोल्टेज का मान
समान होता है। धारा का मान भिन्न होता है। धारा का मान भिन्न होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्टेज को नापता है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर में जोड़ते हैं। ठीक बच्चों, जहाँ पे हमको वोल्टेज समान चाहिए होता है वहाँ पे हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, और जहाँ पे हमको धारा की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे हम सीरीज कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको हम किरचॉफ के नियम और से रिलेटेड नियम बताएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। थैंक यू।